हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज की इस वीडियो में हम चालकोलिथिक एज को कवर करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने स्टोन एज को पढ़ा था, जिसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज को जाना था। आज हम चालकोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड था 3000 BCE से 700 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। जिस तरह से BC यानी बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार BCE यानी बिफोर कॉमन एरा होता है। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब मानव ने कॉपर की डिस्कवरी की, उसके बाद में मनुष्य ने कॉपर के साथ स्टोन मिलाकर टूल्स बनाना शुरू कर दिए। वो टाइम कहलाया चालकोलिथिक पीरियड। ओके, जब मानव ने कॉपर के साथ स्टोन मिलाकर टूल्स बनाना शुरू किए, वो टाइम पीरियड कहलाया चालकोलिथिक पीरियड। ओके, यहाँ पर ये देखा गया कि लोगों ने कॉपर और स्टोन के साथ साथ लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया है टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। ओके, इसमें जो चालकोलिथिक एज में कई सारी साइट्स पाई गई। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी साइट्स पाई गई। कुछ प्री हड़प्पन्स की थी, ओके, कुछ पोस्ट हड़प्पन्स की थी। चालकोलिथिक एज के जो लोग थे वो मोस्टली फार्मिंग कम्युनिटी यानी कृषक समुदाय से बिलोंग करते थे। फार्मिंग कम्युनिटीज से। वो 3000 BC से 700 BC के बीच में एग्जिस्ट करते, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और साउथ और ईस्ट इंडिया में चालकोलिथिक साइट्स को देखा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चालकोलिथिक साइट्स देख लेते हैं कहाँ पर हैं। आप इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं कहाँ पे चालकोलिथिक साइट्स थी। ये देखिए, एक तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये साइट्स फैली हुई थी। ये ओके, अब देखते हैं साउथ और ईस्ट पार्ट में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में 2 साइट्स थी। कौन कौन सी? आहार और गिलंद। ये देखिए, आहार और गिलंद, ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और मालवा, जो इसमें चालकोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कल्चर पाया गया, मालवा कल्चर था। मालवा कल्चर कहाँ? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इरण, कायथ, ये देखिए, ये है इरण, ये है कायथ, ये कल्चर पाए गए। इनका एक्सकवेशन हुआ। मालवा की जो मध्य प्रदेश की जो इरण और कायथ कल्चर पाए गए, यहाँ की जो सब मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा अच्छे माने गए, यानी कि अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाते थे। कुछ अच्छे सेरामिक्स हमें महाराष्ट्र साइड में भी मिले हैं। ओके, महाराष्ट्र साइड में भी मिले हैं। सॉरी, ये है। आगे और साइड्स देखते हैं महाराष्ट्र की भी। सबसे ज़्यादा व्यापक खुदाई का मतलब है सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए, सबसे ज़्यादा खुदाई जो हुई है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे, इसलिए महाराष्ट्र में बहुत सारे चालकोलिथिक साइट्स मिली हैं। कौन कौन सी? दायमाबाद, जॉर्वे, नवासा। ये देखिए यहाँ पर दायमाबाद, नवासा, इनामगांव। ये इनामगांव पुणे में था। जॉर्वे, ये सब महाराष्ट्र साइड में थी। ओके, इस तरह से पूरे इंडिया में ये साइट्स फैली हुई थी। चालकोलिथिक साइट्स सबकी अपनी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी थी। इस तरह से पूरे इंडिया में ये कल्चर फैला हुआ था और अपने जो सिविलाइजेशन का प्रसार कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यह इस टाइम का एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन देख लेते हैं। जो चालकोलिथिक एज के जो लोग थे वो ज़्यादातर हंटिंग, फिशिंग और फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब उन लोगों का जो जीवन यापन था वो हंटिंग, फिशिंग और फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट था। ओके, जो उनका इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था यानी प्रमुख व्यवसाय था, वो था हंटिंग। ठीक, उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो हंटिंग था। और जैसे जो एनिमल्स वो पालते थे, शीप, गोट, कैटल, इन सब जानवरों को वो पालते थे और पाल कर फिर मार कर खा जाते थे, यानी अपने भोजन के लिए उन्हें पालते थे। हाँ, इस टाइम पर कैमल्स के भी रिमेन्स मिले हैं, यानी कि ऊँट के भी साक्ष्य मिले हैं। ये ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ऊँट भी था। ओके, पीपल एट बीफ। बीफ का मतलब होता है भैंस का मांस। लोग भैंस का मांस खाते थे, लेकिन
नो ट्रेसेस ऑफ ईटिंग पोर्क, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, सुअर का मांस खाने के कुछ भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जो नवादा तोली के लोग थे वो बेर और लिंसीड उगाते थे। लिंसीड क्या होता है? लिंसीड होता है अलसी, अलसी को कहते हैं लिंसीड। आज भी कई जगह ये ग्रो की जाती है, मतलब उगाई जाती है अलसी। ओके, जो कॉटन थी वो ब्लैक कॉटन, जो मतलब काली कपास मिट्टी में ही उगाई जाती थी। चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन आर आल्सो फाउंड, यानी चावल की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा, वो लोग फिशिंग भी करते थे और चावल भी खाते थे। इससे ये पता चलता है, इससे ये जानकारी मिलती है कि वो उनके भोजन में चावल और मछली भी शामिल थे, यानी वो लोग मछली चावल का सेवन करते थे। ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत चावल उगाता था और वेस्टर्न इंडिया बार्ली यानी कि जौ उगाता था। कुछ प्रमुख क्रॉप्स थी उस टाइम की, कौन कौन सी? बार्ले, वीट यानी जौ, गेहूं, लेंटिल एक तरह की दाल होती है, मसूर की दाल खाई होगी आप सबने, बाजरा, ज्वार, रागी और मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम यानी हरे और काले चने। ये सब कुछ प्रमुख फसलें थी उस टाइम पीरियड की। ओके, अब हाउसेस देख लेते हैं चालकुलिथिक एज के। हाउसेस वहाँ उस टाइम के सिंपल ही हुआ करते थे। उनकी जो प्लानिंग होती थी बहुत सिंपल होती थी। कुछ घर होते थे वो चौकोर होते थे और कुछ गोल होते थे। ओके, जो उनके घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, जिसमें प्लास्टर किया जाता था काउडंग से। काउडंग का मतलब होता है गोबर। ओके, गोबर से प्लास्टर किया जाता था और चूने से प्लास्टर किया जाता था। जो मिट्टी के घर बनाकर उनमें चूने और गाय के गोबर से प्लास्टर किया जाता था। द हाउसेज मोस्टली हैड ओनली वन रूम, जो घरों में ज़्यादातर एक ही कमरा पाया गया है, लेकिन कुछ घरों में मतलब कुछ घर 5 रूम के पाए गए हैं। इन 5 रूम्स में 4 रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, 1 सर्कुलर हुआ करते थे। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो सर्कुलर रूम था वो वहाँ के मुखिया का हुआ करता था। ज़्यादातर ये घर जो होते थे वो इन्फ्लुएंट फैमिली के ही होते थे। जो अमीर घर के लोग होते थे वो इस तरह के घर बनवाते थे, 5 रूम का घर। ओके, इनाम गांव एक साइट है, पुणे में है। यहाँ ओवेल्स सर्कुलर पिट हाउसेस भी पाए गए हैं। पिट हाउसेस का क्या मतलब होता है? जो घर गड्ढा खोद के बनाए जाते हैं उन्हें पिट हाउसेस कहते हैं। उनमें रास्ता होता है सीढ़ी नुमा, उन्हें पिट हाउसेस कहते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को इतना। ओवेंस मतलब अंडाकार और सर्कुलर मतलब गोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। चालकुलिथिक टाइम की जो सबसे स्पेशल, एक तरह से स्पेशल क्वालिटी जो थी वो थी वहाँ की उस टाइम की पॉटरी, जो एक तरह से डिज़ाइनर पॉटरी की स्टार्ट हुआ। वो कब हुआ? चालकुलिथिक पीरियड से। भाई नियोलिथिक पीरियड में तो लोगों व्हील का इन्वेंशन हुआ था और पॉटरी बनाना शुरू हुआ था, लेकिन चालकुलिथिक पीरियड के आते आते लोगों ने डिज़ाइनर पॉटरी बनाना सीख लिया था व्हील की सहायता से। तो द स्पेशलिटी ऑफ चालकुलिथिक कल्चर वॉज व्हील मेड पॉटरी, जो पहिए से मतलब चाक में रख के नहीं बनाए जाते हैं जो मटके, उसी तरह से व्हील मेड पॉटरी मोस्टली रेड एंड ऑरेंज कलर। कौन से कलर की? रेड और ऑरेंज कलर की पॉटरी वो लोग बनाते थे अधिकतर। पॉटरी वॉज पेंटेड इन लीनियर डिज़ाइन, यानी पतली पतली रैखिक डिज़ाइनों से वो लोग उसमें डिज़ाइन करते थे। मेनली इन ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक कलर के पिगमेंट से डेकोरेट करते थे पूरी पॉटरी को। कई शेप्स एंड शेड्स में उसमें बनाते क्या थे? फ्लावर्स बना देते थे, वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ बना देते थे, एनिमल्स जानवर बना देते थे, बर्ड्स बनाए, इस तरह की डिज़ाइंस बनाकर वो लोग पॉटरी को डेकोरेट किया करते थे। ओके, हाँ, ब्लैक एंड रेड पॉटरी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ब्लैक और रेड कलर की पॉटरी पहली बार अस्तित्व में आई। कब? चालकुलिथिक पीरियड में। ओके, different types of potteries are used by the people of Chalcolithic phase. The black and red pottery among them was quite common. जो black और red pottery थी वो बहुत ही कॉमन थी, यानी अधिकतर जो ज़्यादातर साइट्स में ये पॉटरी पाई गई। जितनी चालकुलिथिक साइट्स थी सभी जगह ये ब्लैक, रेड और ऑरेंज इस तरह की पॉटरीज पाई गई। द ऑक्री कलर पॉटरी वॉज ऑल्सो फाउंड। ऑक्री कलर का क्या मतलब होता है? गेरुए रंग के। तो गेरुए रंग की पॉटरी भी यूज़ में लाते थे, जो आज भी तो कॉमन कलर है
आज भी यूज़ में आती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पॉटरीज में। ये देखिए, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के लोग थे वो चैनल स्पाउटेड पॉट्स भी यूज़ करते। चैनल स्पाउटेड का मतलब क्या होता है? चैनल स्पाउटेड का मतलब होता है टोटीदार। ये देखिए टोटी बनी हुई है इसमें, इस तरह के पॉट्स का इस्तेमाल करते थे। डिश ऑन स्टैंड्स, ये देखिए स्टैंड में रखा एक बाउल टाइप का है, इसमें डिश वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरह की वो लोग क्रॉकरीज भी इस्तेमाल करते थे। द पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, यानी कि वो बहुत ही अच्छे ताम्रकार भी थे। जो मतलब कॉपर स्मिथ का मतलब होता है जो कॉपर की चीज़ें अच्छे से बनाते हैं। ओके, आइवरी जो मतलब आइवरी कार्वर्स का मतलब होता है जो हाथी के दांतों से नक्काशी करते हैं। हाथी के दांत की जो नक्काशी करते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं हाथी के दांतों से। ओके, लाइम मेकर्स मतलब जो चूना बनाते हैं वो भी। टेराकोटा आर्टिशियन मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये भी चालकोलिथिक एज में देखे गए। ऑर्नामेंट्स वर मेड फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। आभूषण जो थे वो सेमी प्रीसियस स्टोन्स के बनते थे, यानी काफ़ी महंगे स्टोन्स भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे आभूषण बनाने के लिए। उसमें बीड्स भी होते थे। बीड्स यानी मोतियाँ। कौन कौन सी नाम है ये मोतियों के? एगेट, जैस्पर, काल्सेडोनी, कार्लेनियल, ये मोतियों के नाम है। इसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। ओके, पीपल हैड नॉलेज ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। बहुत ही एक तरह से ये कह सकते हैं वो लोग काफ़ी क्रिएटिव भी थे इन सब चीज़ों में कि उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये सब चीज़ें उनको आती थी बहुत ही। ये देखिए, पीपल हैड नॉलेज ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कताई और बुनाई का भी उनको ज्ञान था। कपास और रेशम के धागे भी महाराष्ट्र के जिलों में पाए गए, यानी कपास और रेशम के धागों की कढ़ाई भी वो लोग करते थे। महाराष्ट्र में जो साइट्स मिली वहाँ ये देखा गया। महाराष्ट्र में कौन कौन सी साइट्स थी मैंने बताया था? जॉर्वे, नवासा, ये सब, दायमाबाद, ये सब साइट्स कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में। वहाँ ये रेशम के और कपास के धागे भी पाए गए हैं। ओके, हमको जो उस टाइम पीरियड पर चीज़ें मिली उसी से हमें पता चलता है उनका जीवन काल कैसा था, रहन सहन कैसा था। तो उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो लोग किस तरह से रहते थे, कितना अपडेटेड थे, कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे। ये सब बर्तन वगैरह तो खुदाई में मिले, तो जिससे पता चला कि वो लोग ये ऐसे बर्तन भी इस्तेमाल करते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से उसकी जब एज निकाली गई तब पता चला कि इतने टाइम पीरियड पहले के वो बर्तन हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड पर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, कैसी पॉटरीज का इस्तेमाल करते थे और किस तरह से उनका रहन सहन था। ओके, अब बरियल्स देख लेते हैं, वो लोग दफनाते कैसे थे। तो पीपल बरीड द डेड इन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज। जो लोग जैसे परिवार का कोई मर जाता था तो उसको घर में ही दफना देते थे। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफना देते थे। नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में। आज भी देखिए दक्षिण दिशा की तरफ ही रख के किसी मृतक को रखा जाता है और शायद जलाया वगैरह भी जाता है। तो और ऐसे नहीं दफनाते थे, उनके साथ उनके साथ पॉट्स वगैरह और कॉपर के कुछ ऑब्जेक्ट्स रख के दफनाते थे। अच्छा, उनको ऐसा लगता है ये लोग हमेशा जिसको दफनाते थे उसके साथ कुछ चीज़ें भी रख दिया करते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि जो मर जाता है उसको मरने के बाद भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है? वो लाइफ आफ्टर डेथ में भरोसा रखते थे। उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। अच्छा, एक चीज़ और, नवासा एक साइट है। नवासा में चिल्ड्रन, जो बच्चे होते थे, उन्हें नेकलेस के साथ दफनाया हुआ देखा गया है। जो कि मतलब बच्चों को नेकलेस के साथ दफना दिया जाए, नेकलेस और आभूषण वगैरह पहना के और कॉपर के कुछ बर्तन वगैरह रख के दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो नेकलेस वगैरह पहना के जो दफनाते थे वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंट फैमिली यानी कि अमीर घर के लोगों के बच्चे हुआ करते थे, जो अपने बच्चों को इस तरह से सजा धजा कर आभूषण वगैरह पहना कर ही दफनाते थे। ओके, एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, यूपी पीसीएस में ये आया हुआ है। कौन से रीजन में ये पाया गया कि जो बॉडीज़ हैं वो 29 बैंगल्स और 2 यूनिक एक्सेस के साथ मतलब कि बरीड की गई हैं। तो कहाँ पर? कायद।
तो इन कायथ रीजन बॉडीज वर फाउंड विद 29 बेंगल्स एंड 2 यूनिक एक्सेस। इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक एज की कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन का क्या मतलब है, यानी कुछ नेगेटिविटीज़ भी थी जो वो लोग कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, या जिन चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सकते थे वो लोग नहीं उठा पाए, या कुछ कमियां भी रहीं। ये हम देखते हैं इस स्लाइड में। तो चालकोलिथिक पीपल कुड नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एज दे यूज देम ओनली फॉर फूड एंड नॉट फॉर मिल्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो वो लोग जो जानवरों को पालते थे उनको मतलब पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि उनके जो जानवरों का दूध होता था उसको वो लोग अपने इस्तेमाल में नहीं लाते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो उनका दूध है वो उनके यंग वंस यानी छोटों के, उनके जो बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए होता है। तो वो लोग उस दूध को अपने उपयोग में नहीं लाते थे, यानी कि वो पालतू जानवरों का अच्छे से उपयोग करना नहीं जानते थे। ओके, दे डिड नॉट डू मच ऑफ कल्टिवेशन। वो ज़्यादा खेती के बारे में नहीं, उनको ज़्यादा खेती के बारे में ज्ञान नहीं था। वे काली कपास मिट्टी के क्षेत्र में रहते थे, जिसमें खेती के लिए काली कपास मिट्टी जो होती काफ़ी सॉलिड होती है, जिसमें खेती के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता होती थी। लोहे की तो जो आयरन की डिस्कवरी हुई कब, 1000 BC में, तब तो लोहा आया नहीं था, तो इसलिए वो लोग खेती बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे। ओके, चालकोलिथिक फेज डिड नॉट शो लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी का मतलब क्या है, वो लोग ज़्यादा नहीं जीते थे, और ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे बच्चे बहुत मरा करते थे उस टाइम पे। जो छोटे छोटे बच्चे मतलब बहुत जल्दी जो बरीड मिली है, बोरियल्स मिले हैं, वो देखा गया छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी मर जाते थे। ऐसा माना जाता है या तो न्यूट्रिशन की कमी थी, हाइजीन की कमी थी, या फिर कोई ऐसी महामारी उस टाइम पे फैली हुई थी जिसमें बच्चे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते थे। ओके, पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ मिक्सिंग टू मेटल्स, यानी कि उनको दो मेटल्स को मिक्स करने का अच्छे से नॉलेज नहीं था। अब टिन की डिस्कवरी तो इसी चालकोलिथिक पीरियड के आसपास ही हुई है, क्योंकि देखिए 700 BC तक चला ये चालकोलिथिक एज, और उसी टाइम पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ 2350 से, या कुछ लोग मानते हैं 2500 BC से। ओके, तो इसी टाइम पीरियड पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चल रही थी, कहीं कहीं ये भी सभ्यता चल रही थी। तो उन्हें जो दो मेटल हैं उन्हें मिक्स करने का अच्छे से नॉलेज नहीं था, उनको ये नॉलेज काफ़ी बाद में आया। स्टार्टिंग में चालकोलिथिक पीरियड में उनको ये नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तब उनको ये दो मेटल को मिक्स करने का नॉलेज आया। जब टिन की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने कॉपर में टिन को मिलाया और ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। तो ब्रॉन्ज एज की जब शुरुआत हुई कब, जब लोगों को मेटल मिक्स करना आ गया। ओके, देखिए कॉपर हैड इट्स ओन लिमिटेशन एंड सप्लाई वाज सो आल्सो लेस। कॉपर की अपनी कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी, यानी बहुत ही लिमिटेड ही हुआ करता था कॉपर भी, और उसकी जो सप्लाई जो वो लोग अच्छी तरह से एक तरह से उपयोग में नहीं ला पाते थे मेटल्स को भी। ओके, people were not aware of the art of writing and they could not gain any benefit from the technical knowledge of the Indus people. उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। जैसे आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक एक तरह से जो लोग पिक्चर्स से लिखना शुरू किया था उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसके मतलब स्क्रिप्ट का अभी तक डेसिफाइड नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कुछ तो शुरू किया था अपनी बात को बोलने के लिए। तो वो लोग पिक्चर्स में सिम्बल्स बनाकर लिखा करते थे, लेकिन चालकोलिथिक पीरियड में लोगों को ये भी ज्ञान नहीं था। ओके, उन्होंने जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उससे किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज भी उनको नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जिस तरह से था, आपने पढ़ा होगा या आगे मैं पढ़ाऊंगी कि किस तरह से वो लोग, उन्होंने उन लोगों के घरों की व्यवस्था थी, किस तरह से नालियाँ थी, मतलब वो लोग हर एक चीज़ को कितना सिस्टमैटिक ढंग से रखते थे, वो ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो ये चैप्टर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं जो अभी तक आए हुए हैं यूपी PCS में, और एक UPSC में भी आया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन सा था, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन का यूज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ आता तो है ये, तो आप थोड़ा बहुत इसको अपने नॉलेज में ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज एमंगस्ट ऑफ द चालकुलिथिक कल्चर? कौन सा कल्चर कौन सा जो कल्चर है वो चालकुलिथिक कल्चर में आता है? आहार कल्चर, सावल्दा कल्चर, जॉर्वे कल्चर या ऑल ऑफ एबव? हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, आहार कल्चर, जॉर्वे कल्चर, सावल्दा कल्चर, ये सारी इंडियन साइड्स है। तो इसमें कौन सा टिक करेंगे? ऑल ऑफ एबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द चालकुलिथिक कल्चर नेवर फ्लोरिश्ड? सबसे अधिकतर जो मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं था, बिहार में एक ही दो जगह मिली है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं, तो फ्लोरिश मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, तो वो कहाँ पर है? बिहार में। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? बिहार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड गुजरात, तो इसका राइट आंसर है सी यानी बिहार। लास्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ मालवा कल्चर मोस्टली सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? अच्छा, कौन सी मालवा कल्चर यानी मध्य प्रदेश, मालवा कल्चर कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। वहाँ कौन सी रिवर का किनारा है? नर्मदा। ओके, सी आंसर इसमें टिक करेंगे, नर्मदा रिवर। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। आपको लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।